Namaste, Jai Hind, Vande Mataram. In conversation with one minister in this government under Prime Minister Narendra Modi, who's never deterred from owning up to mistakes and who's always been at the forefront of sustainable energy. And also, he's the National Union Minister for Road Transport and Highways, Nitin Gadkari ji. Namaste. Thank you for your time. बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले तो हाल फिलहाल में जितना आपकी ट्रोलिंग हो रही है इथेनॉल को लेकर, क्योंकि आप इथेनॉल के एम्बेसडर हैं, तो उसी मुद्दे से शुरू करते हैं. ये क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? पहली बात, मैं इथेनॉल का एम्बेसडर नहीं हूँ. हाँ, मैं 2004 से इस देश में 22 लाख करोड़ रुपए का अभी फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है. अभी वो काफ़ी बढ़ रहा भी है और देश से इतना पैसा बाहर जाता है. और मैं अब ट्रांसपोर्ट मंत्री बना हूँ और देश का जो एयर पोल्यूशन है उसमें 40% ये फॉसिल फ्यूल रोड सेक्टर का उसके लिए कारण है. तो मेरा ये मिशन है, क्या दिल्ली में लोगों की जीवन 10-10, 8-8 साल से कम हो रहा क्योंकि प्रदूषण की लेवल बढ़ रही है, तो क्या देश का प्रदूषण कम नहीं होना चाहिए? क्या देश में 22 लाख करोड़ देश के बाहर जा रहे हैं, क्या ये पैसा किसानों के जेब में न जाए? गरीब गांव, गरीब मजदूर किसान, जहाँ किसान का फायदा हो, गांव के विकास हो. तीसरी बात, ये सब करते समय हमारे देश में अब सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन ये प्रॉब्लम है. हाँ. एक समय ऐसा था कि शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन था, हमारे गोदामों में रखने के लिए जगह नहीं है. अभी राइस की स्थिति ऐसी हुई कि हमने प्लेटफॉर्म पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर चावल रखना पड़ा. तो क्या अभी हम लोग फूड ग्रेन से, एक छोटी सिंपल बात बता दूं कि हमने मक्के से इथेनॉल बनाने की बात शुरू की, निर्णय किया कैबिनेट ने और वो शुरू हुई. आपको पता है उस समय मक्के का प्राइस, मार्केट प्राइस 1200 रुपये क्विंटल था और एमएसपी 1800 रुपये क्विंटल थी. और देखो जैसे हमने निर्णय किया तो मक्के की प्राइस 2600 से 2800 रुपये क्विंटल गई. हाँ. और बिहार और यूपी के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए गए. क्या इस गरीब किसानों की आत्महत्या नहीं होनी चाहिए? उनका 2 पैसे उनको ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए? मैं आपकी ये आर्ग्यूमेंट को मानता हूँ, लेकिन इसका एक काउंटर भी है मंत्री जी. काउंटर ये है कि प्रदूषण ज़्यादा डीजल वाहनों से होता है. डीजल के लिए तो कोई पॉलिसी नहीं है, पेट्रोल में ही क्यों? और दूसरा, जैसा आपने कहा मकई या कॉर्न की बात की, सरप्लस इथेनॉल की वजह से अब वो वही और ज़्यादा उगाएंगे किसान, क्योंकि उनको उसमें पैसा मिल रहा है. तो हम वही ग्रेन्स उगाएंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे राइस हो गया या कॉर्न हो गया या शुगर हो गया. ये अर्बन सेंट्रलाइज लोग ऐसी बातें करते हैं. मैं किसान हूँ और गांव में मेरा संबंध है. आज किसानों में, हमारे देश के जीडीपी में केवल एग्रीकल्चर सेक्टर का 13%, 14% कॉन्ट्रीब्यूशन है. और पॉपुलेशन बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर 60% है. हाँ. वहाँ गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, वो दूर नहीं होनी चाहिए. और दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि हमारे देश में आज हम इथेनॉल, शुगर इंडस्ट्री बंद होती गई है. अब हम मोलाइसिस से, बी मोलाइसिस, सी मोलाइसिस, शुगर के जूस से बनाते हैं. आपको पता है हम लोग अभी परली जो जलाते हैं पंजाब हरियाणा में, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है, पानीपत में एक इंडियन ऑयल का प्रोजेक्ट है, वहाँ 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायोबिटुमेन डांबर बना रहे, जिसका हमने 1 किलोमीटर रोड भी बनाया. और 78,000 टन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन बन रहा है. हवाई जहाज इसके चलेंगे. तो ये जो वेस्ट टू वेल्थ वाली बात है, अब कचरे से इथेनॉल बनेगा. 2G वाला, सेकंड जनरेशन. अभी दुमालीगढ़ में बाम्बू से इथेनॉल बन रहा है. तो इथेनॉल ये अल्कोहल है. अब ये अल्कोहल है तो ये अल्कोहल किसी से भी बनता है. उसको सब्जी और फूल सड़ जाएंगे तो उससे भी इथेनॉल बनेगा. तो ये देश में हमारी एनर्जी को, अगर हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा होगा, हमारे किसानों को फायदा होगा, जवानों को रोजगार मिलेगा और सबसे बड़ी बात है प्रदूषण समाप्त होगा. 2070 के पहले हम कार्बन न्यूट्रल देश बनना है. इसलिए मैं केवल इथेनॉल की बात नहीं करता, मैं हाइड्रोजन का प्रचार करता हूं, मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करता था. यही मैं आपको बताना चाहता हूं. एक समय मैंने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च की, इलेक्ट्रिक कार की, इलेक्ट्रिक बस की, अब इलेक्ट्रिक ट्रक किया.
यही लोग उस समय कहते थे कि लिथियम आयन बैटरी कैसे पर्यावरण के लिए घातक है। हाँ। उसके खिलाफ लोगों ने बहुत न्यूज़ चलाई। एक पत्रकार ने मुझे पूछा बड़े बड़े चैनल का कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? पाओगे क्या? अब पूरी लिथियम आयन बैटरी जो $150 पर किलोवाट पर आवर थी वो $50 पे आई और आज इलेक्ट्रिक स्कूटर कार पॉपुलर हो गई। अब कोई नहीं बोलता। यानी ये मैं तो कोई इथेनॉल का नहीं, मैं अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल का एम्बेसडर हूँ। देश के इंपोर्ट को कम करना, देश के प्रदूषण को समाप्त करना, देश के किसानों को समृद्ध संपन्न बनाना और ग्रामीण कृषि क्षेत्र के युवकों को रोजगार निर्माण। तो आपका ये कहना है कि अभी सरप्लस प्रोडक्शन कॉर्न का और शुगर केन का अभी भी है, ऐसा? सर आपको एक सिंपल बात जी, आप एक अध्ययन करिए जी, कि जो सरकार ने मिनिमम प्राइस दी है, हाँ, उसके आधार पर आज एग्रीकल्चर में भाव क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। क्या किसान भूखा मरना चाहिए? उसने आत्महत्या करनी चाहिए? नहीं। फर्टिलाइजर के भाव बढ़ते हैं, इंसेक्टिसाइड के भाव बढ़ते हैं, सबके रेट बढ़ते हैं। आप पिछले 15-20 साल से चावल, गेहूं, मक्के और शुगर की रेट देखो, पूरी शुगर मिल तो लॉस मेकिंग है सर। आपको याद है? हाँ। जब इथेनॉल नहीं था तो 1,25,000 1,50,000 करोड़ किसानों का बकाया था। जब इथेनॉल आया तो सबको पैसे मिल गया। नहीं तो लोग किसान आंदोलन करते क्योंकि किस शुगर इकोनॉमिक्स से पूरा मुश्किल में गया। पर मंत्री जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ऐसा नहीं, मैं आपको काउंटर, मेरा ये है कि ये फिर एक पॉलिटिकल नीड हो गया कि एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है फार्मर्स का, जिनके प्रोड्यूस को और जिनके आर्थिक और उनके सस्टेनेंस के लिए आपको सोल्यूशन देना था। लेकिन वो किसान, उसको शायद शुगर केन और मक्के उगाने की जरूरत ही नहीं, भारत को उतनी जरूरत नहीं, तो उतना क्यों उगा रहे हैं? क्योंकि पंजाब में भी आज उतना ही चावल उगा है, जबकि पंजाब में चावल उगाने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं तो ये काउंटर तो ये होना चाहिए ना, rather than कि ये। आपको एक सवाल पूछता हूँ जी, कौन सी खेती वायबल है बताओ, आप सुझाओ। मैं एग्रीकल्चर में मुझे टोटल 17 डॉक्टरेट डिलीट्स मिले, उसमें 9 मेरी एग्रीकल्चर साइंस और वाटर कंजर्वेशन में है। ठीक है। मैं आपको पूछता हूँ क्या लगा है किसान? दूसरी बात जी, कोई एरिया में सरसों होता है, कोई एरिया में सोयाबीन होता है, हाँ, कोई एरिया में कपास होता है, जी, कोई गेहूं होता है, कोई चावल होता है। अब पंजाब और हरियाणा की जमीन में गेहूं और चावल होता है, यूपी में बड़े पैमाने पर गन्ना होता है। इसमें जमीन कौन सी है, पानी कितना उपलब्ध है, ये भी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की स्थिति ऐसी है, देखो गेहूं सरप्लस है, गेहूं सस्ता, बिस्किट, ब्रेड बिस्किट महंगे, हाँ, ऑरेंज फ्रूट सस्ते, नागालैंड में पाइनएप्पल फेंक देते हैं, जूस महंगा पैक किया। तो आप मुझे बताओ कि एग्रीकल्चर टमाटर एक समय में मेरे खेती में आते थे तो आखिर ₹1 किलो भाव था, हम फेंक देते थे। आखिर एग्रीकल्चर की परिस्थिति में ये जो 14% केवल जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, इसका कारण एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं है, एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है। इसलिए जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित अर्थव्यवस्था को हमको विकसित करना है, यही सरकार का प्रयास है। ठीक है। तो ये मान लिया मैंने, आपकी पॉइंट को मान लिया कि एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे आपने कहा 60-65%, ये पॉइंट छोड़ दो जी, ये समझो छोड़ दो। दूसरा पॉइंट, क्या इस देश की इकोनॉमी से हमारा इंपोर्ट कम नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो 22 लाख करोड़ रुपए का जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है जी, उससे हमारी इकोनॉमी को कितना नुकसान हो रहा है, कितना बड़ा परिणाम है। करेक्ट। और दूसरी बात, आज जब लड़ाई शुरू हो गई तो गैस के लिए हम कैसी हालत हो गई हमारी, तब आप गैस नहीं करके वो भी टीवी पे दिखाते हो, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए वो भी आप दिखाते हो। अब जब आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे अल्टरनेटिव बायोफ्यूल में, तो उसके खिलाफ भी कार्यक्रम लगाते हो। तो ये कैसे चलेगा? कार्यक्रम खिलाफ नहीं लगा, खिलाफ नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ जी। पॉइंट ये ओवरऑल जो पॉइंट ये सर कि मैं अगर एक व्हीकल ओनर हूँ और मैं, कुछ लोग हैं जो 8-10 साल, जो 4 साल में गाड़ी बदल देते हैं, कुछ लोग हैं जिनकी गाड़ी 8-10 साल 12 साल चलती है। अब कुछ लोगों ने प्री कोविड गाड़ी ली होगी, अब उसकी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल डल रहा है उसको नहीं मालूम। अब अगर वो E20 पेट्रोल है, अचानक से E20 पर उसकी गाड़ी, वो मशीन, वो उसके लिए इक्विप्ड है कि पता है नहीं? क्या कि आज भी पेट्रोल पंप पर, बहुत से पेट्रोल पंप पर जी 168 या कुछ भाव है शायद, पेट्रोल अवेलेबल है विदाउट इथेनॉल। हाँ, अनलेडेड पेट्रोल जो, हाँ, तो भरो ना आप। इथेनॉल का भाव 54 से 66 रुपए लीटर है जी,
अगर अभी हमने एक नया फ्लेक्स इंजन लाया है, वो टोयोटो ने लाया है, टाटा, महिंद्रा सब ने, हुंडई, सुजुकी सबके गाड़ी तैयार है। वो गाड़ी ऐसी है कि 100% आप पेट्रोल डालो या इथेनॉल डालो या जितना जो डालना है वो डालो, हाँ। और वो चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। तो उसकी कॉस्ट आती है एवरेज पेट्रोल तुलना में 25 से 30%। जितने आप ब्रेक मारोगे तो बिजली और ज़्यादा तैयार होगी। करेक्ट। तो ये फ्लेक्स इंजन है। अब उसे बताओ कि इसमें आपका खर्चा जो आप पेट्रोल पर 30,000 रुपये महीने का खर्चा कर रहे हो, वो इथेनॉल पर 10 से 12,000 रुपये आएगा, तो आपको 20,000 रुपये बचेंगे। मैं मानता हूँ। और दूसरा, प्रदूषण ग्रीन फ्यूल के कारण होगा नहीं, और तीसरा इंपोर्ट बचेगा। करेक्ट। ये लेकिन फ्लेक्स इंजन अभी आए नहीं है ना सर, अभी तक तो मार्केट में आए नहीं सर आ गए। देखो आपको मुझे अभी गाड़ी बदलनी पड़ेगी। एक मिनट, और दूसरी बात जी, और एक बात छोड़ जी, अभी टू व्हीलर बजाज, टीवीएस, हीरो होंडा सब आए, सब 20% इथेनॉल का वाला पेट्रोल जा रहा है। कोई टू व्हीलर वाले की कंप्लेंट आई क्या आपके पास? आई क्या कोई? नहीं। अभी 2004 से ये पॉलिसी आई है, आज 26 खत्म होते जा रहा, 27। अब मुझे बताओ 22 साल में कोई गाड़ियां नहीं, एक महीने भर में सब खबर हो रही। और दूसरी बात, आपकी 5 साल की गारंटी वैसी है, इंश्योरेंस वैसा ही है, और मारुति का शेयर मार्केट में 40% है पेट्रोल की गाड़ियों में। उन्होंने, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने जवाब दिया कि अभी तक इथेनॉल E20 के कारण एक भी इंजन बिगड़ी हुई कंप्लेंट हमारे पास नहीं है। यही बात टोयोटो वालों ने भी कही है। अब मैं आपको सवाल पूछता हूँ जी, कि जिसकी गाड़ी E20 के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे 4 नाम आप मुझे बताओ। देखिए, बताइए, है कोई नाम आपके पास? मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। आज से 1 साल पहले की बात है, E15 E20 उस वक्त लॉन्च हुआ था, और मेरी पेट्रोल की महिंद्रा की गाड़ी थी, स्कॉर्पियो एन थी नई वाली। अब मैंने वो गाड़ी बेच दी, पर उस वक्त उस गाड़ी में रनिंग में प्रॉब्लम आया। जब प्रॉब्लम आया तो मैं उसको लेके गया शोरूम में। उसने कहा कि इसका एक सेंसर है, वो सेंसर एक्टिवेट हो गया, क्योंकि इसमें जो आप फ्यूल भर रहे हैं वो E15 या E20 फ्यूल है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो मैंने इमीडिएटली जाकर के उस पेट्रोल बंक से जाकर के पता किया कि भाई तुमने क्या पेट्रोल भरा? तो बोला सर हमारे यहाँ तो अभी सारा मिक्स्ड ही आता है, ये पूरा E15 ही आता है, अब ये E15 ही फ्यूल आता है। तो उसने E15 फ्यूल भरा। फिर मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपकी टीम से संपर्क किया और मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे तो मैकेनिक ये कह रहा है, तो क्या ये सही है कि ये फ्यूल की वजह से हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि आज तक तो कोई डेटा ऐसा है नहीं कि फ्यूल की वजह से आपका सेंसर मैं आपको इसकी और एक अच्छी बात बताता हूँ। उसके बाद मैंने उसको 1 साल चलाया, तब उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अभी इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप है जी, उसका लोक सत्ता पेपर है जी, उसके नागपुर के मुख्य संपादक है देवेंद्र गावंडे। हाँ, उनका एक दिन मुझे फोन आया और नितिन जी मेरी गाड़ी बिगड़ गई है और मैकेनिक कह रहा है इथेनॉल के कारण बिगड़ी है। हाँ, तो मैंने कहा आपकी गाड़ी कौन से कंपनी की है? हाँ, तो बोले मेरी जीप कंपनी की गाड़ी है। बोला गाड़ी पेट्रोल पे चलती कि डीजल पे चलती है? बोले डीजल पे चलती है। हाँ, तो मैंने कहा डीजल में तो इथेनॉल नहीं डालते। तो मैंने बोला ये कैसे? देखो व्यक्ति की भी तबीयत बिगड़ सकती है, पहलवान भी होगा अच्छा होगा तो बिगड़ सकती है, कभी सर दर्द हो सकता है, तो ये गाड़ी है, कम ज़्यादा हो सकता है। मेरा कहना ऐसा है कि आपकी गाड़ी अगर इंजन में खराबी फ्यूल के कारण होती है, वैसे हमने 4 साल इसके लिए प्रयोग होते हैं, 4 साल लगते हैं, फिर ऑटोमोबाइल कंपनी अपने अलग प्रयोग करती है। दूसरी बात 13 देशों में ये चल रहा है, ब्राज़ील में यही ब्रांड है, टोयोटो, हुंडई सब यही है। वहाँ भी इथेनॉल 27% है पेट्रोल में। हाँ, वहाँ कैसा है 27% इथेनॉल पेट्रोल में उसका रेट, 100% पेट्रोल उसका रेट और 100% इथेनॉल उसका रेट। हाँ, तुमको चॉइस है, तुम जो भरना है वो भरो। हाँ, पर ये चॉइस सारे बंक्स में भारत में अभी इस वक्त नहीं है, अभी ये पॉलिसी और नहीं है। और दूसरी बात, जब ये प्रीमिक्स फ्यूल है यानी कि E15 या E20 फ्यूल है, इसका नोटिफिकेशन हर बंक पे कि आज से आपके पास ये जो फ्यूल आप पेट्रोल भर रहे हो वो प्रीमिक्स है, ये नहीं है सर, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। सर मैं आपको बताता हूँ, मेरी मिनिस्ट्री इसके स्टैंडर्ड निश्चित करती है जी, इसकी टेस्टिंग करती है ARI में। ये 4-4 साल इसके रिपोर्ट होते हैं, 2-2 लाख मीटर इसके इंजन की टेस्ट होती है, फिर प्राइवेट गाड़ियाँ करती है और उसके बाद ये आते हैं। मैं आपको एक सिंपल बात बताऊँ, ये सुजुकी वर्ल्ड में है, हाँ, जापानी कंपनी, करेक्ट, ये टोयोटो वर्ल्ड में है जी, अमेरिका में लीडिंग है, सब जगह पर ये है जी, ये जितनी गाड़ी हुंडई है पूरे है। आपको लगता है कि ये लोग अपने रेपुटेशन की चिंता नहीं करते?
ये जब इस फ्यूल को मान्यता देते वो प्रयोग नहीं करते हैं। सब प्रयोग होने के बाद ये हुआ। अभी एक मैंने पढ़ा सोच लो कि मैं गन्ने का जूस निकाल रहा हूँ और गाड़ी में वो डाल रहा है और इथेनॉल के कारण इंजन में मक्खियाँ लगी है, चींटियाँ। अब मुझे बताओ, इथेनॉल में इस अल्कोहल और अल्कोहल जो होता है, तुम ब्रांडी विस्की रम पीने वाले क्या कम नहीं, मैं तो नहीं पीता, पर पीने वाले हैं। तो जब कहीं देखा क्या कोई ग्लास में डाल दिया और चिट्टी लग गई, मक्खी बैठी, लगा कि देखा आपने कभी? कुछ भी बात करके ये उल्टा सीधा करके जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करना शुरू होता है। इसमें क्या है, कुछ लोग समझ कर रहे हैं, कुछ लोग ना समझे, उनको पूरी जानकारी नहीं मिली इसलिए कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो जानबूझकर पॉलिटिकली मोटिवेटेड कर रहे हैं। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड वाले पे मैं एक सेकंड में आता हूँ। कुछ ऑटो विशेषज्ञों का कहना है और उन्होंने ये कहा कि ब्राजील ने इथेनॉल की वजह से या इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की वजह से मशीन में जो प्रॉब्लम है, एक तो स्पार्क प्लग चेंज करना और दूसरा कि थोड़ा सा अगर वाटर रेसिड्यू आपके टैंक में आता है तो उसके लिए एक मिक्सचर है जिसको कि हर 3 से 5,000 किलोमीटर में आपको ऐड करना चाहिए। ब्राजील ने कुछ वहां पर संशोधन किए अपने इंजन्स में, स्पार्क प्लग्स में, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से ट्रांजिशन हो पाया। ये चीज भारत में नहीं हुई। अब एक मिनट, अच्छा हुई है। अच्छा देखो, ब्राजील में जो कंपनी है जी वही भारत में है, इंजन बनाने वाली, गाड़ियां बनाने वाली, और जो ब्राजील में वो ये हुआ। इसमें और एक बात आपको जोड़ देता हूँ जी, जो एकदम 15-20 साल पुरानी गाड़ियां हैं उसके जो वॉशर्स है वो मेटल के हैं जी जी। तो ये जब गाड़ियां सर्विस को जाती है तो उनका रिकमेंडेशन था कि ये रबर के करने चाहिए, तो मारुति जब जाती है उन्होंने लगा के दिए। अच्छा, वो चुपचाप उन्होंने ही लगा दिया। देखो आज कंपनियां जो इसमें जो कुछ है वो सब उन्होंने किया है। जो ब्राजील में इंजन है वही इंडिया में है, ब्रांड वही है, टेक्नोलॉजी वही है, और ये ब्राजील नहीं, ये अमेरिका में है, ब्राजील में है, थाईलैंड में है, स्वीडन में है, जापान में है, 13 देशों में है। ये देश क्या विदाउट प्रूवन, विदाउट टेक्नोलॉजी, बिल्कुल आया नितिन गडकरी डाल दे रही थे ना, ऐसा चल रहा है क्या? ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुआ है, गाड़ियां बिगड़ सकती है। समझो एक आधी बार कभी आपकी तबीयत, आपको टेम्परेचर आता है तो कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कभी आपको खांसी आती है तो और कोई कारण हो सकता है, कभी कभी हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, कभी किडनी में आ सकता है। तो जब व्यक्ति को आ सकता है तो मशीन को भी आ सकता है। करेक्ट। रोड में भी कई प्रॉब्लम आ सकते हैं, भाई दावा नहीं कर सकते कभी आएंगे नहीं, तो ये आने वाला है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार वो इथेनॉल डाला उस मशीन के कारण आया। इसलिए बेस्ट वे मेरा सुझाव है कि आप गारंटी पीरियड में हो, आपका इंश्योरेंस सुरक्षित है, आप डीलर के पास जाओ, आप पूरे गाड़ी का टेस्टिंग करो और डीलर बताएगा, उसको कोई उसका मैकेनिक बताएगा, और उसमें अगर डीलर ठीक से कंपनी आपको सर्विस नहीं दे रही तो इसके नियम बनाने वाला मैं हूँ, मेरी मिनिस्ट्री है, मेरे मिनिस्ट्री में आपका ईमेल कर दो, मैं इंक्वायरी। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि यार मुझे बताया नहीं, और मेरी गाड़ी E15, E20 और अब E25 के लिए रेडी है कि नहीं मुझे बताया नहीं। तीसरा, कंज्यूमर को ये लगता है कि मेरे को फायदा भी पहुंचा नहीं। आप कहते हो इथेनॉल 25% इथेनॉल लगाए तो मेरे को तो 75% ही पेट्रोल का दाम देना चाहिए, वो प्राइस बेनिफिट भी मुझे साफ दिखा नहीं। पहली बात तो ऐसी है कि हमारा इसका नोटिफिकेशन निकलता है, देश में 1450 करोड़ लीटर इथेनॉल लगता है, अब कैपेसिटी 1700-1800 करोड़ लीटर हो गई जी। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इसका टेंडर निकालती है और कैबिनेट इसका रेट तय करती है, और 550 इंडस्ट्रीज है। अब मेरे बारे में आरोप होते, मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा तो मैं हाइड्रोजन बना रहा हूँ क्या? मैं इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ तो लिथियम आयन बैटरी बना रहा हूँ क्या? मैं अल्टरनेटिव बायोफ्यूल की बात करता हूँ क्योंकि देश आत्मनिर्भर बने। तो पहली बात, इसका नोटिफिकेशन डिक्लेयर होता है, इसके बारे में, इंजन के बारे में हम निकालते हैं, और उसके बाद होता है। दूसरी बात, ऑटोमोबाइल कंपनियां भी इसका एक्सपेरिमेंट करती है, और ये 4-5 कंपनियां, देहरादून पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट हो, ARAI हो, ये सर्टिफाई करती है, उसके रिपोर्ट आते हैं, उसके बाद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री उसको स्वीकार। तो आप ये कह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल कंपनीज, बाइक मैन्युफैक्चरर्स जो भी हों, जब तक वो संतुष्ट नहीं है तब तक आप E25 लॉन्च भी नहीं कर सकते। बजाज और TVS की 2 व्हीलर मैंने लॉन्च की, फ्लैक्स इंजन की, आपको लगता है क्या उन्होंने मेरे कहने पर डाल दिया था? 3-3, 4-4 साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनके इंजन को बदला, जो पेट्रोल के लिए भी चल सकता था, जब उसकी ट्रायल 2-2 लाख मीटर की ली
तब उन्होंने लॉन्च किया, फिर हमने स्टैंडर्ड तय किए, फिर ARI ने भी टेस्टिंग किया और वर्ल्ड स्टैंडर्ड का सब होने के बाद फिर उसको लॉन्चिंग किया। एक और कहा कि शुगर लॉबी, क्योंकि अधिकांश महाराष्ट्र से है, तो आपके भी कुछ मित्र हैं, आपके भी फैमिली में कुछ लोग हैं जो बिजनेस में, तो इसलिए आपने इसको इथेनॉल को बढ़ाने की कोशिश की शुगर ताकि तो लॉबी भी रिवाइव हो, और जिनकी मिले हैं वो सब आपके मित्र हैं पॉलिटिकली दूसरे पार्टी शुगर में में। तो नंबर भी 1 पर कौन है आपको मालूम है? उत्तर प्रदेश है। हम्म, सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में है। दूसरी बात फिर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में भी शायद कर्नाटक इक्वल है, महाराष्ट्र कर्नाटक, फिर तमिलनाडु में है। तो पहले फिर गुजरात में थोड़े थोड़े कुछ प्रमाण में है। अब मुझे बात बताइए कि देश के लिए ये देश के 2 लाख करोड़ किसानों के जेब में गए। मक्के का भाव 12 रुपए से 26 रुपए किलो हुआ, 45,000 करोड़ यूपी बिहार के किसानों के पास गए। तो मुझे बताइए कि 1,50,000 करोड़ किसानों का गन्ने उत्पादन का बाकी बकाया था। देखो शुगर इंडस्ट्रीज लॉस मेकिंग है, मैं हर साल लॉस कर रहा हूँ। मैं बाकी चीज़ों को लेकर वो कॉम्पेयर कोशिश करता हूँ। अब मैं तो नहीं देखता, मेरा लड़का देखता है। और मेरे टोटल 1,600 करोड़ का कर्जा है, और मेरा टर्नओवर उसमें जो कुछ है 2,000 करोड़ में, जो लड़के देखते हैं, उसमें 10% केवल इथेनॉल है। और मेरी कंपनी रजिस्टर है, कंपनी इसमें शेयर एक्सचेंज पे है, तो उसकी सब इंक्वायरी ओपन है, सब वेबसाइट पर है। तो उसको उसके 8 प्रकार के धंधे उनके हैं। अब एक मेरा इथेनॉल का कारण प्राइस बढ़ गई, अब उसमें बाकी पावर इज मेन है। तो कुछ ना देखते हुए, सोचते हुए, अब कारण नहीं होते हुए, अब इसका मुझे लड़कों को भी तकलीफ होती है, उनको कोई लेना देना नहीं है। और ये मुझे बताइए कि टोटल मार्केट शेयर में इथेनॉल आने के पहले ही मैं अल्कोहल बनाता था। तो उस समय तो मेरे कारण मैंने खोला गया। दूसरी बात, टोटल 550 कंपनीज में हमारे इसका शेयर जो कंट्रीब्यूशन 350 के बाद नंबर लगता है, और 0.07% है। और अभी तक तो शॉर्टेज था, सरकार लेना चाहती, जो भी देगा उससे लेंगे। अभी थोड़ा सरप्लस इस साल हुआ है, तो इसमें कोई फेवरिज्म नहीं है। इसका रेट तो सरकार तय करती है। अभी कल आप कहेंगे कि आज मैं आपको खाना खिला रहा हूँ, तो मेरे यहाँ गेहूँ है, होता है खेती पर, और आज रोटी खिलाऊंगा, आप खाएंगे। तो मैंने आपको मेरे यहाँ की गेहूँ की रेटी खोली, और इसलिए आपने मेरा इंटरव्यू लिया। ऐसा कल छाप दोगे तो मैं क्या करूँगा? मेरे यहाँ खुद सब्जी तैयार होती है, मेरे यहाँ का सब ऑर्गेनिक फूड है, तो लाया, तो आप बोलेंगे आपको मैंने इंटरव्यू करा इसलिए मैंने आपको खिला दिया। तो कुछ भी मूर्खता जैसी बात है, इसका कोई लेना नहीं। ये कौन है पॉलिटिकली मोटिवेटेड नितिन जी? देखो, जिस पेड़ को फल लगते हैं उसको लोग पत्थर मारते हैं। और मैं अक्सर एक बात याद रखता हूँ कि किसी की सक्सेस में, हाँ, किसी की जो यश मिलता है उसको, जब उसको खुशी होती है, उसमें शरीक होना बहुत कठिन है। किसी के दुख दर्द में कोई भी आसानी से शरीक होता है। तो क्या होता है कि जब अच्छा होता है, तो आपके चैनल में आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आजू बाजू के लोग आपके बारे में अच्छा विचार रखने वाले भी होंगे कुछ, पर मेजोरिटी अच्छा नहीं रखते। बोले ये अच्छा क्यों है? तो कभी कभी ये ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, अहंकार राजनीति में होता ही है। मैंने कभी किसी के बारे में बुरा बोलता नहीं, मैं करता भी नहीं, और मुझे इनके लिए कुछ कहना भी नहीं है। मेरा विश्वास है कि मैं जो काम कर रहा हूँ आज राजनीति में 45 साल से हूँ, और जो काम मैंने किया है, अभी मैंने झोजिला टनल हम बना रहे हैं जी, तो 12,000 करोड़ का गवर्नमेंट एस्टिमेट है। वो टनल में 5,500 करोड़ में बनाकर 5,000 करोड़ मैंने देश के और जनता के बचा है। मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ, कोई अभी तक मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा सका। क्वालिटी के बारे में भी मैं बहुत कॉशियस हूँ, और मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। गलती हो सकती है, कहीं एक आधे काम में कोई गड्ढा पड़ता है रोड में। हाँ, वो जैसे देहरादून एक्सप्रेसवे में पड़ गया। हाँ, पड़ा। वो क्या हुआ, एक किसान ने जमीन नहीं दी, हाँ, तो ड्रेनेज लाइन अधूरी छूट गई, पानी आ गया, गलती हुई। जब पानी आ गया तो रोड डैमेज हो गया, आवाज उसको दुरुस्त किया गया। देखो, मैं ये गारंटी नहीं करता, आदमी की नहीं भी गारंटी होती है, मशीन की भी नहीं होती है, तो रोड में होगी। पर एक बात बता दो, अभी मैंने पूरा एक्सरे मशीन लाया रोड का, 1 महीना पिछला मैं पूरे स्टेट के 950 प्रोजेक्ट का रिव्यू किया, गड्ढा कहाँ है, राइडिंग क्वालिटी है, पूरा मेरे पास इतना आता है सच कि कोई बदमाशी नहीं कर सकता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कोई भी एक भी अड़चन तकलीफ ना आए, पर आती है। तो इसको आप ऑयल लॉबी से जोड़ेंगे जिनका धंधा कम हो रहा है, या फिर कैबिनेट रीशफल की अटकलों से जोड़ेंगे कि ये जो पूरा माहौल बनाया? मैं इसी के किसी से नहीं जोड़ता। मैं कहता हूँ कि वो ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना,
दुनिया वाले जला करे किस्मत हमारे, जलने वाले जला करे किस्मत हमारे साथ है। मैं अपना काम करता हूँ, मैं किसी के बारे में गलत बोलता नहीं, मैं कुछ करता नहीं हूँ, बाकी जो करे वो उनका पाप नहीं, मुझे नाम भी नहीं लेना। क्योंकि लास्ट ईयर भी नितिन जी जब E20 का नोटिफिकेशन आया तब ये हवा चली थी। इस साल उस वक्त भी कहा कि कुछ फेरबदल होगा और फिर उसी वक्त ही लॉबी वाला बात हुई। नहीं, अब की बार भी ऐसा ही आया कि E25 का नोटिफिकेशन आया और फिर सब ये पूरा E20 की पॉलिसी भारत सरकार की है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बने, 2070 तक कार्बन न्यूट्रल देश बने, इसलिए अल्टरनेटिव बायोफ्यूल को स्वीकार करना यह सरकार की भूमिका है। मक्के से लेकर कौन से ये राइस तक से बाम्बू से लेकर परली तक बनाना ये सरकार की नीति है। इसके पेट्रोलियम मंत्री, उसके अधिकार उनके पास है। मैं 2004 से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पेट्रोल, डीजल और फॉसिल फ्यूल के खिलाफ हूँ। सुदर्शन जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, हाँ सरसंघ चालक थे, वो इस बात को दोहराते थे। मेरा उनके साथ निकट संबंध था और मरने के समय उन्होंने मुझे कहा कि ये देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता है। ऊर्जा दाता नहीं, ईंधन दाता है। ईंधन दाता नहीं, हवाई ईंधन दाता है। बिटुमिन डांबर दाता है और अब वो हाइड्रोजन दाता भी बन सकता है। तो मैं उनकी जो इच्छा थी अल्टरनेटिव बायोफ्यूल की, उस कार्य को देश के हित में मैं उसका प्रचार करता हूँ। तो मैं हाइड्रोजन का प्रचार करूँ तो मैं अपने घर में हाइड्रोजन तैयार करूँ, मैं इलेक्ट्रिक का प्रचार तो मेरे घर में इलेक्ट्रिक तैयार, ऐसा तो कुछ है नहीं है। पर तो फिर अभी ये कौन, और अगर आप इतना अच्छा कर रहे हैं और सरकार की ये नीति है तो आपको ही इसमें खींचना, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को इसमें खींचना और फिर इथेनॉल पर इतना माहौल बनाना, ये सरकार के लिए हानिकारक नहीं है? ये कौन है जो पॉलिटिकली हानिकारक नहीं है? जनता, ये पब्लिक है, सब जानती है। वो गाना था ना मनोज कुमार का, वैसा ही है। और आप लोगों को तो आपका भी ठीक है, जब चर्चा होती है तो लोग, चर्चा होती है तो मजा आती है। तो आप भी बोलते गडकरी ने कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, चलाओ। तो थोड़ा आपको भी टीआरपी मिलती है, सबका फायदा। नहीं, टीआरपी नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो सही हो कहीं ना कहीं। देखिए, इथेनॉल के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा और काफ़ी कुछ मैं मानता हूँ, और दुनिया के 18 देशों में जैसे आपने कहा होता है, लेकिन कहीं ये लगा कि जनता को इसके बारे में सूचना देना और पब्लिक को ये बताना कि देखिए अब आपका जो पेट्रोल सामान्य रूप से आ रहा है, कैबिनेट का जब 2-5 हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डिक्लेरेशन हुआ, जनता को मालूम हुआ, ये सब सिस्टम से हुआ है। जनता को सब इंफॉर्मेशन देकर ही शुरू हुआ है। नहीं, फिर कई लोगों को ये नहीं मालूम था कि E15 रेगुलर हो गया। हर बार कैबिनेट में निर्णय होता है, फिर वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रवक्ता लेता है, फिर वो डिक्लेयर करता है, फिर पेट्रोलियम मंत्री डिक्लेयर करते हैं, अनेक जगह पे होता है। लेकिन ये पूछते हैं लोग कि देखिए अगर मेरे को 5 साल से E15 मिल रहा है तो 5 साल से मैं 90 रुपया 95 रुपया इसका दे रहा हूं पेट्रोल का, तो मेरा दाम कम क्यों नहीं हुआ? आपको बराबर है, ये प्रश्न का जवाब मैं भूल गया देने का। जब $120 पर बैरल भाव होता है तो हमारा रेट वही होता है, तो उसमें सरकार को हजारों करोड़ का लॉस होता है। और जब 60 रुपए बैरल आता है तो सरकार को फायदा होता है। तो ये सरकार की नीति है कि हम लोग कितना भी कीमत बढ़े तो भी रेट नहीं बढ़ाएंगे, और कम हुए तो फिर उसके एडजस्ट करते हैं। ये मेरे हिसाब से ये सरकार की नीति है, इसका अधिकार फाइनेंस मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री तय करती है, और इसलिए नहीं होता। पर अभी एक बात ऐसी हुई कि इथेनॉल पर GST 5% है, 20% तक जी, और 20% के ऊपर 18% है। मैंने वित्त मंत्री जी को और पेट्रोलियम मंत्री को कहा कि अब इथेनॉल के अलग पंप जब तैयार हो रहे हैं तो अब ये 170 रुपए तक पेट्रोल गया प्योर, और ये इथेनॉल मिश्रित है 118, 120 अलग अलग जगह। तो अब जब 75 रुपए, 70, 75 जो भी भाव पेट्रोल मिश्रित, मेरा अधिकार नहीं, मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे नाम पर कुछ भी कोट करके मिसकोट करते हैं, तो ये डिक्लेयर। तो आज जो भाव है लेने का इथेनॉल का, उनका 54 से 65 तक है। तो अब ये जो इथेनॉल आएगा अंदाजन 70-75 पर आ सकता है। तो इसके बाद कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के तुलना में थोड़ी कम है, 30%। हाँ, पर एक क्या है कि दिल्ली मुंबई शहर के अंदर घूमते समय ब्रेक लगाते हो तो एवरेज में वही सेम आता है। पर दिल्ली मुंबई हाईवे पे जब एक समय आप 100 पे जाते हो तो फर्क पड़ सकता है। 4 साल पहले 26 जनवरी के कार्यक्रम में हमारे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर बायोफ्यूल इथेनॉल के ऊपर तैयार उस पर चले, यहाँ हुआ है। अच्छा, हाँ, और रेसिंग कार में इथेनॉल यूज होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जब आएगा
जो मैं गाड़ी मेरे पास है Q2 की, जो पायलट प्रोजेक्ट करके है, तो वो 100% इथेनॉल और 100% पेट्रोल, फ्लेक्स इंजन हाइब्रिड। अब उसमें क्या है कि तुमको अब दोनों है, पेट्रोल डालो तो पेट्रोल डालो, इथेनॉल डालो, और वो गाड़ी से 60% बिजली तैयार होगी। तो पेट्रोल एवरेज की तुलना में पेट्रोल की इतना एवरेज गाड़ी का प्योर मिल रहा है, उसमें जो रेट है उसमें केवल 30 से 35 रुपये लीटर में आपको उतना एवरेज मिलेगा। तो आपकी आर्थिक बचत है, क्या कंज्यूमर तो की आप बचत कह रहे हैं कि उसमें जीएसटी भी आपके पास अगर आज पेट्रोल की गाड़ी है तो उसका खर्चा अगर महीने का 30,000 है, तो जब 100% इथेनॉल की गाड़ी आएगी तो आपका खर्चा ये 10 से 12,000 रुपये होगा। तो 20,000 रुपये आपका भी सेविंग है और देश प्रदूषण से मुक्त होगा। तो ये 100% fuel है। ये 100% इथेनॉल कब तक आएगा? सब गाड़ियाँ तैयार है। तो इसको भी आप देखो जल्दी, ये पहली बात, फ्लेक्स इंजन की अलग टेक्नोलॉजी है, करेक्ट, उसके अलग इंजन है। हाँ, सब गाड़ियाँ तैयार है, 11 कंपनियों ने अपनी गाड़ियाँ तैयार की है। टू व्हीलर में बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा सबकी गाड़ियाँ तैयार है। जी, अब इंडियन ऑयल ने 350 पंप भी डाले हुए हैं, जी। धीरे धीरे सब जगह पंप आएंगे, इथेनॉल भी अवेलेबल होगा और लोगों का चॉइस होगा, जो होगा वो यूज। तो यानी आप जल्दी आप ये कह रहे हैं कि एक तो E25 होगा, फिर प्योर अनलेटेड पेट्रोल मैं होगा, कुछ और फिर 100% इथेनॉल, सबकी पॉसिबिलिटीज मैं है। E25 वगैरह कुछ कह नहीं रहा हूँ। हाँ, ये सब निर्णय पेट्रोलियम मंत्री का अधिकार है, मुझे कुछ कहना नहीं है। हम्म, मैं आपको जो बोल रहा हूँ एज ए मिनिस्टर, हमने ऑलरेडी 100% इथेनॉल फ्लेक्स इंजन के जो टेक्निकल नियम है, रूल्स रेगुलेशन, वो निकाल दिए हैं। फ्यूल तय देना ये काम उनका है, और उसके बाद उन्होंने 350 ये इंडियन ऑयल और बाकी लोगों ने पंप भी डाल दिए। धीरे धीरे ये गाड़ियाँ मार्केट में आएगी और लोगों को चॉइस होगा, जो डालना वो डालो, जो करना वो करो। हाँ, और तो ठीक है। तो एवरेज का भी आप ये कह रहे हैं कि आप जो फ्यूल आपको डालना है उसके बेसिस पे आप अपना सर, एवरेज आपको चेक कर 20,000 लेना। रुपये महीना अगर बचेंगे हाँ, और प्रदूषण नहीं होगा तो आप क्या करोगे? आप लेना ही है सर। बिल्कुल। तो ये ब्राजील जैसी नीति है ना, कि तुमको लेना तो लो, तो मैं तो इस मत का हूँ कि पेट्रोलियम मंत्री इसके ऊपर निर्णय उनको करने का अधिकार जी। है कि भाई क्यों लोगों को विवाद, भाई उसको नहीं लेना है मत ले, तू जा, ठीक है। जिसको फायदा करना है अपना वो लेगा, नहीं लेना नहीं लेगा। ठीक। अंतिम एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने संघ की बात की और ये थोड़ा विषय से हटकर ये है कि राम मंदिर में जो घटना घटी और जो विवाद निकल के आया, अभी कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने। आपको क्या लगता है, क्या ये जो हो रहा है, जैसे हुआ, वो सही है, गलत है? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि मैं उन सब लोगों को जानता हूँ जी, ट्रस्टीज को जानता हूँ, और इनकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के बारे में 1% भी मेरे मन में डाउट नहीं है, और इसलिए उनको दोषी पाकर गालियाँ देना गलत है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिस्टेक, बोनाफाइड एंड मैलाफाइड। या इसमें मैलाफाइड मिस्टेक्स नहीं है, बोनाफाइड हो सकती है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हो सकते हैं। मैं महाराष्ट्र से हूँ, हमारे यहाँ गजानन महाराज संस्थान है शिगांव में। मैंने नागपुर के एक बहुत बड़े वेद करके संस्था को मंदिर मैनेजमेंट का अध्ययन करने के लिए कहा। तिरुपति में बहुत अच्छा मंदिर मैनेजमेंट है, हमारे यहाँ शिरडी साईं बाबा के हैं। हम अध्ययन करके, हमको टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डिजिटल कैमरे वगैरह लगाकर हमने सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, और सिस्टम लीक प्रूफ होनी चाहिए। उसमें लैप्सेस हो सकते हैं और समय, उसमें इंटेंशन किसी का खराब नहीं है, और वो लैप्सेस होंगे तो उसको सुधारना चाहिए। क्योंकि यही और बद्रीनाथ उसमें में अगर दिखा, किसी ने गुजरात में भी दिखा। उसमें अगर किसी ने गलती की तो उसको कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट भी कार्रवाई, इंक्वायरी कर रहा है, पुलिस भी कर रहे हैं। पर इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड, हाँ, तो सबको गाली गलौज करना, और अभी गोविंद गिरी जी महाराज, हाँ, मैं जानता हूँ, भगवत गीता का प्रचार करते हैं, भगवे कपड़े पहनते हैं, अपना जीवन उन्होंने समाज के लिए समर्पित किया है। नुपेंद्र मिश्रा जी को मैं जानता हूँ, मैं चंपत राय जी को जानता हूँ, उन्होंने अपना जीवन दे दिया देश के लिए। उन लोगों में बोनाफाइड मिस्टेक कहीं होगी, वो कैश और इससे सब में, उसकी इंक्वायरी हो रही होगी और रेक्टिफाई होगी, पर इसके लिए सबको दोषी देना मुझे लगता है जस्टिफाई नहीं होगा। तो क्योंकि राम मंदिर है सर, राम जन्मभूमि और सर, रामलला मैं है, बता रहा हूँ ना, तो ये देयर इज ए बहुत पॉसिबिलिटी हाँ, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हो सकते हैं, हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस अगर है तो उसके ऊपर कोई फ्रॉड भी किसी ने किया होगा नीचे लेवल पर, जी, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बट आपको नहीं लगता कि इट गोज अप टू द हाईएस्ट लेवल एंड ट्रस्टीज का नॉट इन्वॉल्वमेंट, एट जैसे चंपत राय? मैं पूरा चंपत राय से लेकर नुपेंद्र मिश्रा से लेकर गोविंद गिरी महाराज से लेकर, ये ट्रस्टी में एक एक आदमी जेम ऑफ पर्सन है, और उन लोगों का त्याग और उनका कन्विक्शन, जी, उनके ऊपर ऐसा लांछन लगाना बहुत गलत है। मैं बोल रहा हूँ लैप्सेस में गलती हो सकती है,
अभी कहीं मैं जा रहा हूँ, सिक्योरिटी में गलती हो गई, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस होती है, तो उसके लिए मैं तुरंत डीजी को या पुलिस कमिश्नर को जिम्मेदार पकड़ूँ, ऐसा नहीं है। गलती को सुधारना चाहिए जी। इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड, फॉरगिव इट। इफ मिस्टेक्स आर मैनाफाइड, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कठोर कार, पनिश इट, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। नितिन गडकरी जी, प्लेजर स्पीकिंग विद यू एज ऑलवेज। अगले इस सड़क सुरक्षा अभियान के अगले चरण का भी हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।